तो भाई जैसे ही आपने देख लिया होगा कि ये 15 मार्क्स वाला जो थंबनेल है, जीएसटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसके दो पार्ट होते हैं, 10 नंबर का एक और 5 नंबर का एक, टोटल 15 मार्क्स का। उसमें काफी सारे बच्चों को डाउट होता है, स्पेशली जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है कि उसमें आईसीआई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से और वो कंपलसरी क्वेश्चन भी हो जाता है तो गड़बड़ हो सकती है। तो मैं इसके लिए लेके आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस वाला क्या नाम है, एक वीडियो लेके आया हूँ, बहुत शॉर्ट रहने वाली है और सारी चीजें समझाऊंगा आपको कैसे लिखना होता है, क्या लिखना होता है। और अगर पेपर ट्रिकी बनाना होता है जीएसटी वाला पार्ट, तो पहले वाले क्वेश्चन में ही गड़बड़ करते हैं, बाकी तो सारे आसान रहते हैं। जीएसटी आसान आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कतें वाली बात आपको नहीं आएगी। तो मैं इसको प्रैक्टिस कराने के लिए आपको क्या करने वाला हूं, मैं इसको प्रैक्टिस कराने के लिए आपके लिए जनवरी 2025 अटेम्प्ट के लिए जो दोनों एमटीपीज हैं, उन दोनों एमटीपीज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए प्लस बी पार्ट दोनों में सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी मतलब जीएसटी, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल भी पूछा जाता है, और दूसरा वाला वैल्यू ऑफ सप्लाई से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं आ गया, पहले वाला जो पार्ट है, ये पहला है सीरीज नंबर 1। सीरीज नंबर 1 में क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है, पूरा पेपर पैटर्न, पेपर प्रिडिक्शन की वीडियो अलग लेके आऊंगा, और इनकम टैक्स के लिए भी काफी सारी चीजें हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना फटाफट से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर आप ऐसे ही सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे बताना, मैं आपके लिए एमसीक्यू वाले एक वीडियो भी लेके आऊंगा, जिसमें मैं लेटेस्ट जितने भी एमटीपीज हैं और जो पास्ट ईयर पेपर या फिर आरटीपी जो मुझे रेलिवेंट लगेंगे उनके एमसीक्यूज मैं आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है, पहले आता हूं। Miss Shreya, proprietor of Messrs Happy Enterprise, is a registered supplier of a taxable goods and services in the state of West Bengal, pays GST। देखो ध्यान से सुनना, श्रेया क्या बेचती है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? पहला क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कुछ प्रोविजंस चार्ज के, रिवर्स चार्ज के, एग्जेम्पशन के, जीएसटी लगता है या नहीं लगता, बहुत सारी चीजें आती होंगी। तो ऐसा आप मान के चलेगा कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज की जरूरत है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट से गलती हो सकती है। रेगुलर स्कीम में है, एलिजिबल है, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन, कोई भी गड़बड़ वाली बातें नहीं है इसमें। पहले आते हैं आउटवर्ड सप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाई? ऐसी सप्लाई जिसमें आउटवर्ड जीएसटी पेबल निकलेगा, और इनवर्ड सप्लाई का मतलब जिसमें आपको आईटीसी मिलेगा। तो उसने कहा इंट्रा स्टेट कर रहे हो आप, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा गुड्स का, मेसेस रिलायबल एंड सन्स को 7 लाख रुपए का। तो क्या इसमें कोई पॉइंट है? आंसर इज नो, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब पॉइंट का मतलब क्या, क्या टैक्स लगेगा? आंसर इज यस, क्योंकि इंट्रा सप्लाई है इसलिए टैक्स लगेगा और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो आप गुड्स का, किसका ट्रांसफर कर रहे हो? गुड्स का। किसको कर रहे हो? ब्रांच को कर रहे हो। इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, हम कहां पर थे भाई, वो कहां पर है, सर्विसेज कहां पर दे रही है? वेस्ट बंगाल में, यानी कि इंट्रा है। ठीक है, आगे आगे आगे। बोथ प्लेसेस आर अंडर सेम जीएसटी आईएन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही स्टेट में हो और जीएसटी आईएन भी अलग नहीं है। तो क्या मैं इसे ट्रांसफर मानूंगा? क्या मैं इसे सेल मानूंगा? आंसर इज नो, इसे सेल नहीं माना जाएगा, इसे स्टॉक ट्रांसफर माना जाएगा, और इसका कुछ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो आप ओल्ड कंप्यूटर्स का टू ऑर्फनेज होम विदाउट कंसिडरेशन। देखो भाई, आपको कितनी भी डोनेशन करनी हो, मुझे इससे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, लेकिन भाई सीधी सी बात है, हम तो जीएसटी वाले हैं, हम तो जीएसटी लेंगे अगर आपने उस पर आईटीसी क्लेम किया होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्ड्स नॉट अवेल्ड ऑन द सेम। अब सुनो जरा ध्यान से, मैंने कोई परचेज किया था ओल्ड कंप्यूटर, उसे आईटीसी में अगर एंट्री कर ली होती, उसके बाद मैं चाहे उसे कबाड़े में फेंक दूं, फ्री सैंपल किसी भी चीज में दे दूं मैं, भाई उस पर जो जीएसटी होता है फिर तो वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। मतलब उसे जीएसटी जो है, आईटीसी जब उसने, देखो आईटीसी ही जब उसने अवेल नहीं किया, तो क्या कोई सवाल आता है इस पे कोई आउटवर्ड वगैरह कुछ देने का? आंसर इज नो। जब आपने इनवर्ड पे आईटीसी नहीं लिया है तो आउटवर्ड पे भी सवाल ही पैदा नहीं होता। अदरवाइज हम इसे सेल का पार्ट मानते और इस पे टैक्स लगाते अगर लिखा होता कि आईटीसी अवेल किया हुआ है। नेक्स्ट, एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब जिस बच्चे ने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रखा होगा उसे पता होगा कि जब भी एडवांस मिलता है फॉर गुड्स हमें इग्नोर करना पड़ता है, और जब भी हमें सर्विसेज के लिए मिलता है तो उस पर टैक्स लग जाता है। तो एडवांस जिस मंथ में मिला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कब सप्लाई होगी, कब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो इसी महीने की सप्लाई मानेंगे और इस पर टैक्स लगाएंगे। अब कहां पर करेंगे और ये कैसी सप्लाई है सर? ये भी इंटरस्टेट सप्लाई है। तो हाँ, इसका मतलब ये है हमें 7 लाख पे लगाना है जो कि इंटरस्टेट सप्लाई है, और एडवांस मनी पे लगाना है 40,000 पे जो कि इंटरस्टेट सप्लाई। दो आउटवर्ड सप्लाई हमने देख ली है। अब आते हैं इनवर्ड सप्लाईज पे। परचेस की है तुमने टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, और इनवर्ड सप्लाई है, और ये भी कैसी दी हुई है? इंट्रास्टेट। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बातें ही नहीं है, तो इसमें मिल जाएगा हमें, रेट जो होगा अभी चेक कर लेंगे, और गुड्स हैं। अवेल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। देखो भाई, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज पे वैसे तो अलाउ होता है, लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए हो तो अलाउ करते हैं। आप ऑफिस एंड बिल्डिंग के लिए कर रहे हो तो हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ रिपेयर वॉज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कितना सुंदर पॉइंट पूछा उसने।
पहले आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको पता होगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूसरा पॉइंट उसने बताया रिपेयर ऑफ ऑफिस एंड बिल्डिंग, और आपको पता है ऑफिस एंड बिल्डिंग पे जब होता है तो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, बिल्डिंग वाली चीज पे ऑफिस की ब्लॉक हो जाता है। लेकिन उसने बोला अमाउंट कैपिटलाइज ही नहीं किया उसने, नॉट कैपिटलाइज। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो पहले वाले क्वेश्चन में गलती करा देती हैं। और जब कैपिटलाइज ही नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या फिर ये मिल जाएगा? आंसर इज यस, इसका भी मिल जाएगा। अगर बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड होता तभी तो हम बिल्डिंग की चीजों को ब्लॉक करते हैं, बिल्डिंग की वैल्यू में ही ऐड नहीं है, पीएनएल में दिखाया तो हम क्यों ब्लॉक करेंगे। नेक्स्ट, अवेल्ड लीगल सर्विसेज फ्रॉम एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट द मैटर इन कोर्ट रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ डिस्प्यूट प्रोसीड। अब एक एडवोकेट से लीगल सर्विसेज ली है उसने, और आपको पता है इस पे क्या लगता है भाई, इस पे लगता है रिवर्स चार्ज। अब एज एन रिसिपेंट, देखो ये बहुत सुंदर पॉइंट है। अब पता है क्या होगा, एज अ रिसिपेंट आपको इस पे टैक्स जमा कराना पड़ेगा, कैश में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। कोई आईटीसी के थ्रू आप जमा नहीं करा पाएंगे, लेकिन जब आप जमा हो जाएगा उसका आपको आईटीसी भी मिलेगा। ये पॉइंट है जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में नहीं जाता कि वैसे तो क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, मैं इसको समझा भी दूं, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है सर्विस प्रोवाइडर और एक होता है सर्विस रिसिपेंट। जनरली क्या होता है, जो सर्विस रिसिपेंट होता है वो अमाउंट देता है सर्विस प्रोवाइडर को और वो जाके गवर्नमेंट के पास जमा करा देते हैं टैक्स की, और इसका ये आईटीसी ले लेता है। लेकिन जब रिवर्स चार्ज लगता है तो जो सर्विस रिसिपेंट है वही गवर्नमेंट के पास जमा करा के आता है टैक्स को, लेकिन टैक्स जा तो उसी की जेब से रहा है ना, तो क्या जो गवर्नमेंट को वो टैक्स जमा कराएगा उसका आईटीसी उसे मिल जाएगा? आंसर इज यस। तो दो अलग बातें हैं कि आपको एक तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा और उसके बाद आईटीसी भी मिल जाएगा, सेम एंट्री एक ही चीज में होगी। तो बढ़िया है, इस क्वेश्चन में आ गया। मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद उसने रेट वगैरह बता दिए हैं, और इनवर्ट सप्लाई जो है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, कंडीशन नेसेसरी आईटीसी के लिए है, वो फुलफिल हो रही है। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ, भाई देखो फोन मत किया करो भाई, जो भी बच्चे हैं ना जो कॉल करते हैं, मैंने आपको नंबर दिया है व्हाट्सअप करने के लिए, कॉल मत किया करो आप बिल्कुल भी, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मेसर्स हैप्पी एंटरप्राइज इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियली एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए वर्किंग नोट शुड फॉर पार्ट ऑफ योर आंसर। अब फटाफट से मैं इसको दिखा देता हूं। देखो इंटरस्टेट सप्लाई है रिलायबल सेंस को 7 लाख रुपए की, और इंटरस्टेट सप्लाई पे खुद ही मत लगा के चल चौधरी बन के आ जाना कि भाई 9% लगा दिया हमने। उसने कहा गुड्स के लिए सीजीएसटी 2.5% और 2.5% है, और आईजीएसटी 5%, तो आईजीएसटी को कुछ करना नहीं है, तो 7 लाख का 2.5% आउटवर्ड सप्लाई में पहले आप ऐड करेंगे, तो ये रहा 7 लाख, और 7 लाख का जब 2.5% निकालोगे तो 17,500 सीजीएसटी और एसजीएसटी में आ गया। आगे चलते हैं। और ब्रांच ट्रांसफर को मुझे कुछ करना नहीं है, परमानेंट ट्रांसफर वाले का भी कुछ नहीं होगा क्योंकि आईटीसी नहीं लिया था उन्होंने। एडवांस मनी जो मिली थी 40,000 रुपए की सर्विसेज वाली, उस पर लगाएंगे। सर्विसेज का रेट है 9% का, तो 9% लगा देंगे। देखो 1 लाख वाले पे कुछ नहीं लगाया इन्होंने, 80,000 वाले पे कुछ नहीं लगाया, 40,000 वाले पे 9% यानी 3600 लगा दिया। अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, दिस इज माय आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब बोलोगे सर रिवर्स चार्ज में भी पे करनी थी, तो बोले इनवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, तो पहले मैं अपनी टोटल आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी को ऐड कर लेता हूं। तो टोटल आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी होगी 21,100 और 21,100। अब मेरे पास दो चीजें हैं जो मुझे इनवर्ड की मिलने वाली है, मैंने कहा जल्दी से आ जाता हूं। सबसे पहला तो जो गुड्स मिले हैं हमें 8 लाख रुपए के, वो मिल जाएंगे। और दूसरी चीज, जो तुमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से लिया, क्या नाम है, एप्लीकेबल नहीं, मतलब ये तो 30,000 का मिल ही जाएगा। 50,000 वाला है ना, इसे लिख लो कि आपके एलिजिबल आईटीसी में है, तो आईटीसी जो आपको मिलेगा इनवर्ड वाला वो 8 लाख पे भी मिलेगा, 30,000 पे भी मिलेगा और 50,000 पे भी मिलेगा। और ये जो 50,000 वाला है इसकी अलग से एक कॉलम बना के मैं एंट्री दिखाऊंगा कि ये मैं कैश में पे करने वाला हूं, ठीक है। तो इनवर्ड भी मिलेगा, इसका आईटीसी भी मिलेगा। तो देखो जरा ध्यान से, आपने, इन्होंने कहा आईटीसी किस पे मिलेगा, तो 8 लाख वाले पे भी मिलेगा आईटीसी, एसजीएसटी सीजीएसटी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले पे भी मिलेगा आपको क्योंकि वो कैपिटलाइज नहीं किया गया था ऑफिस बिल्डिंग में, और लीगल सर्विसेज वाले पे भी मिल जाएगा आपको। टोटल अमाउंट आ रही है 27,200 जो रेट क्वेश्चन में गिवन थे उसके अकॉर्डिंग। तो मैं कितना आईटीसी ले पाऊंगा, तो भाई मैं पूरा 27,200 का आईटीसी ले पाऊंगा, लेकिन अमाउंट ही 21,100 है, और 21,100 है तो क्या करेंगे, तो भाई अमाउंट 21,100 है तो इतना ही होगा, बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन 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 जब नेट जीएसटी पेबल की बातें आएंगी तो अलग से जो हमने लीगल सर्विसेज ली है उसको हमेशा हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही ऐड करेंगे। अब ध्यान रखना, इसकी दो जगह एंट्री हुई। 4500 को जहां मेरी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी थी उसके जस्ट नीचे मुझे दिखाना पड़ेगा कि इसको तो मुझे कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा, और नॉर्मल जो इसकी एंट्री होगी जैसे मैं इनवर्ड की आईटीसी लेता हूं वो भी मुझे मिल जाएगी 4500 और 4500। तो दो जगह फर्क आ गया, बस इतना समझ लेना। रिवर्स चार्ज में आप आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में अलग से दिखाओगे कि ये मुझे कैश में पे करना है, बाकी उस सेम का आईटीसी भी मिल जाएगा। अब मैं आ गया बी वाले पॉइंट पे। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट आ गया मैं क्वेश्चन नंबर बी पे, और क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। आंसर भी मैंने जस्ट नीचे ही लगा दिए, इसके एक ही पीडीएफ है, दोनों एमटीपी के, बिल्कुल लंबी पीडीएफ नहीं है। टोटल कितने 12 पेज में मैंने दोनों क्वेश्चन उसके आंसर लगा दिए हैं।
रेनिका सेल्स एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, 100 इनवॉइस है फॉर इनवर्ड सप्लाईज के लिए इन्वॉल्विंग जीएसटी कितने का है 10 लाख का फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस डिटेल्स ऑफ 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 6 लाख हैव बीन फर्निश्ड by the supplier in their respective GSTR 1 में on the prescribed due date, therefore such details have also been communicated, मतलब वो ऑटो पॉपुलेट होके आ गई हैं आपके GSTR 2B में। Compute the ITC that can be claimed by Renuka Sales in GSTR 3B for the month of January to be filed on 20 फरवरी assuming that GST of 10 lakh is otherwise eligible for ITC। इसका मतलब टोटल जो 100 इनवॉइसेस थे उस पे 10 लाख का ITC एलिजिबल था, लेकिन जो इनवॉइसेस मुझे मिली हैं जो कि कंडीशंस में सेक्शन 16 में बता रखा है आपको कि आपके पास इनवॉइस भी होनी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, तो भाई उस केस में जो 6 लाख है जिसके इनवॉइसेस अवेलेबल है सिर्फ उसी का आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज बाकी का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर आप सेक्शन के साथ लेके आएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा कि कंडीशंस ये होती है कि आपके पास आईटीसी भी होना चाहिए, आपके पास गुड्स भी होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, इनवॉइस भी होने चाहिए। इनवॉइस नहीं होगा तो हम आपको नहीं देंगे। ये थ्योरेटिकल प्रोविजन ज्यादा हो गया है, तो उसने देखो लिख के बता दिया 5 नंबर में क्या करेंगे, तो सुंदर से टेबल बना के उसने बता दिया है कि भाई 80 इनवॉइसेस है जिसके 6 लाख है, 6 लाख है जो ये अमाउंट ऑफ इन्वॉल्व जो है और ये अवेल्ड जो है, तो 6 लाख वाले में से 6 लाख मिल जाएगा जिसके इनवॉइसेस अवेलेबल है, 4 लाख वाले में से 4 लाख नहीं मिलेगा, तो जो टोटल अवेलेबल होगा आउट ऑफ 10 लाख वो 6 लाख होगा। इस तरीके से उसने दिखा दिया और नीचे जो है नोट लिख दिया छोटे छोटे से, बस बात खत्म। ये भी आप पढ़ के चले जाना। अब आते हैं नेक्स्ट आपका मॉक टेस्ट पेपर, उसको फटाफट से बता देता हूं आपको। ये है आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर 2, ठीक है, जल्दी से पढ़ेंगे। आशिमा लिमिटेड एक रजिस्टर्ड डीलर है पटना में, बिहार, इज एंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाईज, तो अलग अलग टाइप की सप्लाई कर रही है। कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। उसने कहा आउटवर्ड सप्लाई की है गुड्स की मेड ड्यूरिंग द मंथ फॉर वेरियस नॉन रिलेटेड पर्सन। कई बार हम क्वेश्चन को ना पता है अमाउंट से पढ़ते हैं यहाँ से, अगर आप भाई इस तरीके से पढ़ोगे ना स्पेशली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, तो भाई कहीं ना कहीं आप गच्चा खा जाओगे, गच्चा मतलब बेवकूफ बन जाओगे। तो हर एडजस्टमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो मैं आप जल्दी से बता दूं आपको, जब नॉन रिलेटेड पर्सन है तो उसने दिया मार्केट वैल्यू और ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये आपको कंफ्यूज करने के दिए है, मतलब ये आपको वो धोखाधड़ी वाली बातें हो गई है कि इसका कुछ करेंगे। भाई जब नॉन रिलेटेड पर्सन है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, क्योंकि और कुछ गिवन भी नहीं है मुझे, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू ही मुझे लेनी है। तो पहले पॉइंट में ऐसे डाउट डालेंगे पता नहीं क्या डाल दिया उसने। तो 4 लाख और 1 लाख मेरे लिए काम की चीज है, और इस बार इंटरेस्ट रेट सप्लाई भी है और इंटरेस्ट रेट सप्लाई भी है, तो इस बार मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने में भी काफी अच्छा लगेगा कि भाई कौन सा किस में जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो। मैंने कहा पोटैटो होता तो एग्जेम्प्ट होता, अब क्या बोल दिया पोटैटो चिप्स। मैंने कहा ना 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 ना, जब आप सर्विसेज अदरवाइज तो एग्जेम्प्ट कर देता, तो क्या इस पे टैक्स लगेगा? आंसर इज यस। क्या 4 लाख पे टैक्स लगेगा? यस। 1 लाख पे टैक्स लगेगा? यस। तो अभी तक तो, और एग्जेम्पशन का नोट भी लिख के आऊंगा कि अगर ये सर्विसेज होती एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, प्रोडक्ट पोटैटो की होती, तो फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह की होती है, तो उसकी मैन्युफैक्चर जो भी चीजें होती है जो उसकी वेयर हाउसिंग है उसे भी हम एग्जेम्प्ट कर देते, लेकिन पोटैटो चिप्स इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इसलिए इस पे टैक्स लगेगा। स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडर्ड टू बी इट्स ब्रांच एट गया बिहार, ब्रांच हैज अ सेपरेट जीएसटीआईएन फॉर कन्वीनियंस ऑफ अमाउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है। तो इसका मतलब बिहार में एक और ब्रांच है आपकी जिसमें आपने स्टॉक ट्रांसफर किया है और वैल्यू जो है उसकी निकाली गई है वो 20,000 की है, और जो ब्रांच है उसके पास सेपरेट जीएसटी नंबर है, तो इसका मतलब मैं उसे डिस्टिंक्ट पर्सन मानूंगा, और जब डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर आप कर रहे हो तो उसे सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। नेक्स्ट, उसने कहा इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज फॉर यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, 30 इनवॉइस है उनके पास 6,50,000 रुपए के, तो इसका तो हमें काम आएगा आईटीसी में। और अगर आप पूछोगे आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी, तो आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी एक तो इस वाली अमाउंट पे निकलेगी 4 लाख पे, 1 लाख पे, 5 लाख पे और 20,000 पे, तो 4 चीजों पे मेरी आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी निकलने वाली है। रेट एक बार देख लेता हूं, तो रेट उन्होंने बता दिया है कार रेंटल्स का, जो कि अभी कुछ आया नहीं है, ऑल अदरवाइज 9% और 8% है। जल्दी से इसका सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं। देखो आउटवर्ड जो आपने निकाली है 4 लाख रुपए की 36,000 क्योंकि वो इंट्रा थी, और जो बाकी की 1 लाख वाली है उस पर 18,000 का आईजीएसटी लग जाएगा, ये आपको पता होगा, ये सिंपल वाली बातें हैं। फिर आते हैं जो पोटैटो चिप्स थी वो मैंने कहां बेची थी, इंट्रा में थी या इंटर में, चेक कर लेते हैं। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इंटर आईजीएसटी में जाएगा 5 लाख का 18%, 90,000 यहां पर आ जाएगा। कहां गया भाई, ये आ गया आपका 90,000। और उसके बाद जो स्टॉक ट्रांसफर आपने किया था इंटर में था, वो एक ही स्टेट में था, लेकिन एक ही स्टेट में होने के बावजूद आपका जो जीएसटी नंबर था वो अलग अलग था, इसलिए हमें मानना पड़ेगा। तो 20,000 का 9% मैंने यहां पर कर दिया है और कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। यहां पर आपके टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ गई है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब आते हैं इनवर्ड वाली बात में क्या थी, तो मेरा तो मन ये है कि 6,50,000 पूरा पूरा दे दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है जीवन में, नीचे नोट्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ऑल द अमाउंट्स गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स द अकाउंटेंट ऑफ आशिमा लिमिटेड ऑब्जर्व दैट एन इनवॉइस 30,000 रुपए का जिसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है डेटेड 2/12 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नो पेमेंट वाज मेड। देखो इसमें ये नहीं बोला आउट ऑफ 6.5 लाख,
ये अलग से बता रहा है, कह रहा है ये इसकी एंट्री ही नहीं हुई है, 30,000 का इनवॉइस ही नहीं थे, कह रहा है इनवॉइस जो है वो इशू करने के लिए हैड बीन टेकन ऑन कार रेंटल बेसिस, इनवॉइस इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वगैरह सब चीजें। पहली बात तो देखो इनवॉइस नहीं है, नहीं होगा। दूसरी चीज, आप कार की बात कर रहे हो ना, तो क्या मोटर कार का आपको मिल जाएगा क्या? आंसर इज नो, मोटर कार वाला नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक्ड होता है। मोटर कार वाला मिल जाता, अगर मैं मोटर कार का किसी से कार रेंटल्स ले रहा होता और मेरा भी मोटर कार का ही काम होता, तो चेक कर लेते हैं क्या मेरा मोटर कार का काम है। जी नहीं, वेरियस टाइप्स की सप्लाईज है, इसका मतलब मोटर कार तो नहीं है, तो इसलिए वैसे भी ब्लॉक हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को आप नोट डाल के इग्नोर कर सकते, मतलब नोट डालना पड़ेगा आपको। पहली चीज तो जब इनवॉइसेस नहीं होते हम वैसे भी आईटीसी नहीं देते। दूसरी चीज, ये कार रेंटल्स है और हमारा कार वाला काम है नहीं, और कार वाला चीजें जो है ब्लॉक्ड होती है। ये यहाँ पर रेट दिया उसने का, कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह नहीं है। कह रहे 30 इनवॉइसेज में से इनवर्ट सप्लाई की जो है 6 इनवॉइसेज जिसकी अमाउंट 1,50,000 रुपए है। ई इनवॉइस इन विच, इस बार इनवॉइस नहीं, इस बार ई इनवॉइस, और ई इनवॉइस में आपको आईआरएन देखना होता है, ध्यान रखना। इनवॉइसेस होने के बावजूद भी ये नोट डाल लेना, अच्छा पॉइंट है, उन्होंने मॉक टेस्ट पेपर में पूछ लिया। क्योंकि ई इनवॉइसेस के अंदर अगर आपके पास आईआरएन नंबर नहीं डला हुआ है, बिल्कुल ऐसे जीएसटी का इनवॉइस है और जीएसटी नंबर ही नहीं है, ऐसे ई इनवॉइस में आईआरएन अगर आपके पास नहीं है, तो भले ही इनवॉइस भी इशू क्यों ना किया गया हो, हम उसका भी आईटीसी नहीं लेते हैं। तो ई इनवॉइसेस इशू किए गए थे और आईआरएन नंबर मेंशन नहीं किया गया था। 6.5 लाख में से 1.5 लाख वाली चीजों पे आईआरएन इशू नहीं किया गया था। हाउएवर ऑल द इनवॉइसेस वर ड्यूली एफिलिएटेड इन जीएसटीआर 2B वगैरह। जीएसटीआर 2B में तो हमने दिखा दिया था, लेकिन आईआरएन नहीं है उसके, और क्योंकि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया था और इन्फॉर्मेशन वगैरह नेसेसरी है। और कोई देखो ये इंपॉर्टेंट, आशिफा लिमिटेड इज नॉट एंगेज इन रेंटिंग ऑफ कार्स बिजनेस, ये नोट पता चल गया। बहुत सारी सप्लाई कर रही है, क्या कर रही है ये नहीं पता, लेकिन ये बता दिया कि कार वाला तो नहीं है, तो कार वाला उनको नहीं मिलेगा सेम सप्लाई के अंदर। अब आते हैं फटाफट से, तो 6,50,000 में से 1.5 लाख का तो नहीं मिलेगा आपको। कहाँ गया भाई, ये रहा आईटीसी अवेलेबल। तो 6,50,000 में से 1.5 लाख हटा दो आप, और जो 9% है वो लगा दिया आपने, तो 45,000 का सीजीएसटी और एसजीएसटी आपके पास मिल जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट थी, और कार जो रेंटल बेसिस पे उसका लगेगा नहीं, और कोई आईटीसी आपके पास है नहीं, तो 45,000 का है। तो आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी कितनी थी? 37,800। तो पहले सीजीएसटी के 45,000 में से 37,800 हटाऊंगा, और बाकी का जो बच जाएगा वो आईजीएसटी में ले जाऊंगा। ये आपको पता होगा, आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में नहीं होगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। फिर अगला वाला देखेंगे, जो 7,800 एसजीएसटी का है, उसका एसजीएसटी 45,000 में से लेके आया, और जो बच गया मैं आईजीएसटी में इस्तेमाल करूंगा, तो जो नेट पेमेंट बचेगी वो आईजीएसटी की ही बचेगी। ये था फुल फ्लेज क्वेश्चन 10 नंबर का, और वर्किंग नोट के साथ आपको दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करा देता हूं आपको, बी वाला पार्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई से होता है जनरली। कह रहे श्री नारायण रजिस्टर्ड सप्लायर है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने। प्राइस ऑफ द गुड्स है, जिसके अंदर टैक्स वगैरह जो हम आइटम नंबर मेंशन कर रहे हैं, 3rd, 5th, 6th वगैरह चार्जेस जो है वो अलग हैं, एक्सक्लूडिंग है, तो 1 लाख। म्युनिसिपल टैक्सेस का क्या करेंगे? तो म्युनिसिपल टैक्सेस को ऐड करेंगे। इंस्पेक्शन चार्जेस को, म्युनिसिपल टैक्सेस क्यों ऐड करेंगे? एनी टैक्स अदर देन जीएसटी वो ऐड होता है। इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड करेंगे। सब्सिडी रिसीव हुई है श्रीराम ट्रस्ट से। अब श्री श्याम ट्रस्ट आपको याद होगा, ऐसा क्वेश्चन पहले आरटीपी में भी दिया हुआ था और इंस्टीट्यूट की बुक में भी है। सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इनवॉइसेज ऑफ गुड्स। ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना कर दे कि सब्सिडी प्राइस से लिंक्ड है, तब तक आप क्या मानेंगे कि प्राइस से लिंक्ड है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया ना कि सब्सिडी प्राइस से लिंक्ड नहीं है, तो फिर आपको ऐसे मानना है कि ये सब्सिडी नॉर्मल है, मतलब वैसी नहीं कि आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि डायरेक्टली लिंक्ड है इनवॉइसेस से, और श्री श्याम ट्रस्ट से मिला है, तो ये नॉन गवर्नमेंट वाली है। ठीक है, अब बस एक बात बता दो तुम मुझे कि जो तुमने ऊपर ये जो प्राइस लिखा है, ये जो प्राइस लिखा है, इसमें तुमने इन्वॉल्व कर रखी है नहीं, ये मुझे पता चल जाए। कह रहे प्राइस ऑफ द गुड्स इज नेट ऑफ द सब्सिडी रिसीव्ड। जो प्राइस गुड्स का है उसमें सब्सिडी हमने माइनस कर रखी है, नेट का मतलब है माइनस कर रखी है, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट से तो हम इसको एड बैक कर देंगे। लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो इसमें हम 1/118% जो है ना, इसको 118% से हम करके जो भी अमाउंट आएगी वो हम ऐड कर सकते हैं। श्री श्याम प्राइवेट लिमिटेड लेट फीस जो है, हाउएवर दीस चार्जेस वर अल्टीमेटली वेव्ड। तो जब आपको रिसीव नहीं हुआ, जब आप वेव कर देते हो, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये आप नोट डालेंगे और नोट में दिखाएंगे कि अगर आपके पास समय है तो नोट में दिखाएंगे कि अगर वेव नहीं होते तो डिवाइड बाय 118% करके जो अमाउंट थी वो हम निकाल के दिखाते। वेटमेंट चार्जेस हैं जो श्री श्याम प्राइवेट लिमिटेड ने पे किया, वो भी ऐड होगा, तो टोटल अमाउंट ऐड कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 2,000, 1,17,000, 1,67,000 एंड 1,69,000। तो टोटल जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आने वाली है, छोटे मोटे नोट्स लिख के, वो 1,69,000 की आने वाली है।
ये रहा 1,69,000 की आने वाली है और आपको कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। तो ये थे दो क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट पेपर के लेटेस्ट थे और मुझे लगता है इसी से रिलेटेड इसी के टाइप के जैसे क्वेश्चन आएंगे, सेम तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको एक फेयर एंड ट्रू आइडिया लग गया होगा। जब इंस्टीट्यूट को बहुत मुश्किल क्वेश्चन देना होगा तो वो आपसे गलती करा लेगा, लेकिन मैं आपसे तब तक कहना चाहता हूं कि सिंपल बेसिक मिस्टेक्स आप ना करें और क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से आपके मार्क्स आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बातें आपको नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट। जो भी चीज की रिक्वायरमेंट हो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके बताना वीडियो कैसी थी, और भी ऐसे सेशन लेके आओ या नहीं। थैंक यू सो मच।